एक और बड़ी खबर ईरान के हमले से हाइफा दहल गया। मिसाइल हमले से हाइफा में जोरदार विस्फोट हुआ है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हाइफा की। यहां पर ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ये देखिए आप, लगातार कई जो मिसाइल है वो हाइफा शहर पर बरसती नजर आ रही है। पूरा आसमान चकाचौंध हो गया मिसाइल की रोशनी से। और एक और बड़ी खबर, ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। हाइफा पर फतेह 1 मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी मिसाइल से हाइफा में तबाही मची है। तो ईरान की तरफ से मिसाइल ताकत का ये देखिए आप, ये बहुत ही भयावह मंजर, किस तरह से मिसाइल आती है और सीधा टारगेट पर आकर गिरती है। एक बार फिर से आप देखिए, जरा आप सुनिए तस्वीरों को और देखिए भी आप। और एक और बड़ी खबर, मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव दहला है। एक और बड़ा हमला ईरान की तरफ से तेल अवीव पर किया गया। ईरान ने मचाई है यहां पर भारी तबाही। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में आग लग गई, ये देखिए आप। और ये तस्वीरें इसलिए इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इससे पहले ईरान के तमाम प्रॉक्सीज ने जब कभी हमलों को अंजाम दिया तो कभी ऐसा भयावह मंजर नजर नहीं आया। पहले ही उन्हें इंटरसेप्ट करके आसमान में मार गिरा दिया गया, लेकिन इस बार बड़ा फर्क यह है कि ईरान इजराइल को दहलाने में कामयाब हो रहा है। बड़ा नुकसान ईरान की तरफ से इजराइल को पहुंचाया गया है। कई जो हमले हैं वो टारगेट को जाकर हिट कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं। तो ईरान की मिसाइल ताकत क्या है, क्योंकि ये जो ताकत है इसका असर अब इजराइल पर नजर भी आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें गदर मिसाइल की, इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर और इसकी स्पीड है मैक 9। पावे मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 1650 किलोमीटर और स्पीड है इसकी 900 किलोमीटर प्रति घंटा। फतेह 2 मिसाइल की बात करें 1400 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसकी स्पीड है मैक 5। हज कासिम की बात करें और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर, स्पीड है मैक 5। सैजिल मिसाइल की रेंज है 2500 किलोमीटर और इसकी स्पीड है मैक 12 से 14। इमाद मिसाइल रेंज की बात करें 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और स्पीड है इसकी मैक 2 to 7। साहेब 3 मिसाइल रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर, स्पीड है मैक 7। तो आप देखिए ये वो मिसाइल ताकत है जिसका ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और राजपुरोहित सर, इस बार यही बड़ा फर्क है, क्योंकि इससे पहले जो प्रॉक्सीज है ईरान के, उन्होंने जब भी हमलों को अंजाम दिया तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें नाकाम कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि हालात बहुत ज्यादा अलग है। चुनौती इस बार बड़ी है इजराइल के सामने, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ईरानी मिसाइलें आकर टारगेट को हिट कर रही है इजराइल के अंदर। जी करुणा, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरे को वो 7 अक्टूबर 23 का सीन याद आता है, जबकि आयरन डोम को सप्रेस कर दिया गया था और बाद में खबरें आई थी कि चीन ने उसको मदद किया है। तो क्या अब चीन टैसिटली आकर के उसका जो आयरन डोम है उसको सप्रेस कर रहा है और ईरान इस सब में सफल हो रहा है? ये एक इंफॉर्मेशन है जो अभी आनी बाकी है। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि अगर आयरन डोम एक्टिव होता तो शायद इन मिसाइल्स को नष्ट कर पाता। इजराइल नष्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसका आइडेंटिफिकेशन और रडार्स काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के अंदर एयर डिफेंस को भेद करके वहां उनके मिलिट्री कमांडर, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अब उनके कल रात को जो भी आपने बताया पेट्रोल डिपोज को जो नुकसान पहुंचाया है, इन सब से बातें बहुत क्लियर हो पा रही हैं कि जी दोनों साइड्स अब एयर डिफेंस को भेद पा रही हैं और इस भेदने का मतलब यह है कि तबाही, दोनों तरफ तबाही होगी। दूसरी और चीज देखने की जरूरत है कि ईरान की रेड लाइन कहां है। जिस वक्त ईरान ने देखा कि अब मेरी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, आप करुणा गौर करें, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है और वो एक बहुत विध्वंसकारी और वर्ल्ड वॉर 3 को इंडिकेट कर रहा है।
अगर अभी समय है, हमने एक्शन कर लिया तो कर लिया, वरना कोई रोक नहीं पाएगा। जापान का हिरोशिमा हमें याद है, नागासाकी हमें याद है। अगर यही नहीं राजपुरोहित सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कहा नहीं जा रहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हालांकि उसने संवर्धन तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 60% से ज्यादा। कौन करेगा इस्तेमाल? क्या इजराइल की तरफ से ऐसा होगा? जी, इजराइल की तरफ से होना मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल का डोमिनेशन है, उसका एयर स्पेस का डोमिनेशन है, उसकी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, मोसाद उसका ग्राउंड पे अवेलेबल है, जो उसको मिनट टू मिनट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो टारगेटिंग है वो भी बहुत क्लियर है। आप देखिए, इजराइल जो टारगेटिंग कर रहा है, बहुत क्लियरली स्पेसिफिक टारगेट्स को चुन चुन करके ले रहा है। और जो हमने परसों देखा, कल देखा, ईरान जनरल स्ट्राइक कर रहा था उनके रिहायशी इलाकों के अंदर, उनके एक दो मिलिट्री हेडक्वार्टर के आसपास कर रहा था। लेकिन अभी जो कल रात की ये अटैक हुआ है, ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स हुए हैं हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर, इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास जो अटैक्स हुए हैं। इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर ये होगा तो ईरान के पास अगर आज नहीं है तो क्या चीन और रूस उसको मदद के लिए आएंगे। लेकिन ये कोलैबोरेशन करना, ये रेड लाइन डिफाइन करना और फिर इसको बाहर आकर के अप्लाई करना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। ये लड़ाई कब रुक पाएगी, इजराइल और अमेरिका को देख बिल्कुल। और ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी? क्या पूरे मिडिल ईस्ट को ये जो आग है अपने आगोश में लेकर ही मानेगी? अपने आप में बड़ा सवाल। एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर है सर, इजराइल के रेहोवोत पर भीषण अटैक हुआ। ईरानी मिसाइल हमलों से भारी तबाही मची है। तो इजराइल के तमाम अलग अलग शहरों को दहला कर रख दिया ईरान ने। और एक और शहर है रेहोवोत। यहां पर ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे रेहोवोत की। यहां पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही। להגיע מיידי עכשיו זה מאוד יעזור לנו, אחרת בעיה אחרת לא נגיע לשם. 6448 שומע, אני לא משטרה. तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सबसे पहले तस्वीरें TV9 भारत वर्ष पर आप देख पा रहे हैं। इजराइल का रेहोवोत शहर, और यहां पर जो तबाही का मंजर है वो देखकर समझा जा सकता है। जो अभी बताया राजपुरोहित सर ने भी, ऐसा लग रहा है कि कोई तो है, और शक जाहिर किया गया चीन की तरफ, जो कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने में ईरान की मदद कर रहा है। और इसके बाद जो ईरान है वो बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है।